कितना फायदा? केंद्रीय कर्मचारियों के लिए केंद्र सरकार की तरफ से 8वें वेतन आयोग के गठन को मंजूरी दी गई है। आयोग की सिफारिशें 2026 से लागू होंगी। ये जानकारी कैबिनेट की बैठक के बाद केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने दी है। अश्विनी वैष्णव ने कहा कि 7वां वेतन आयोग 2016 में लागू हुआ था। इसकी सिफारिशें 2026 तक जारी रहेंगी। 7वां वेतन आयोग पे कमीशन इसे 1 जनवरी 2016 से लागू किया गया था। इससे करीब 1 करोड़ लोगों को फायदा हुआ था। वेतन आयोग हर 10 साल में लागू किया जाता है। उम्मीद है कि मोदी सरकार 1 जनवरी 2026 से 8वां वेतन आयोग लागू कर देगी। इससे केंद्रीय कर्मचारियों का न्यूनतम वेतन और पेंशन भी बढ़ेगी। आज करेंगे इसी पर प्रदेश की सबसे बड़ी चर्चा कि क्या इससे राज्यों और निजी क्षेत्र पर दबाव बढ़ेगा, क्योंकि ग्रेड 4 कर्मचारियों के वेतन को देखें तो निजी क्षेत्र में बहुत ज्यादा अंतर था। इससे आखिरकार कर्मचारियों को फायदा क्या होगा, इस पर भी बात करेंगे। पहले देखिए रिपोर्ट। 8वें वेतन आयोग के गठन को मंजूरी। माननीय प्रधानमंत्री जी ने केंद्र सरकार के सभी कर्मचारियों के लिए 8th सेंट्रल पे कमीशन को मंजूरी दे दी है। बजट 2025 से पहले केंद्रीय कर्मचारियों को तोहफा। केंद्रीय कर्मचारियों का वेतन और पेंशन बढ़ेंगे। केंद्र के फैसले के बाद राज्य कर्मचारियों की उम्मीदें। तो 8वें वेतन आयोग को जैसे ही लागू होगा राजस्थान के कर्मचारियों के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी है। बीजेपी ने वेतन आयोग का किया स्वागत। भारतीय जनता पार्टी की सरकार जिस प्रकार से गांव, गरीब, मजदूर और किसान के लिए काम करती है, उसी प्रकार से वेतनभोगी, केंद्रीय कर्मचारी, इन सभी के हित में भी लगातार काम करती है। मैं इस कदम की सराहना करता हूं। कांग्रेस ने कहा देर आए दुरुस्त आए। कर्मचारी वर्ग जो है ये अनुमान लगाए बैठा था कि शायद 2025 के बजट में 8वें वेतन आयोग की सिफारिशें लागू हो जाएं। देर आए लेकिन दुरुस्त आए। 8वें वेतन आयोग का तोहफा, कितना फायदा? तो आखिरकार 8वें वेतन आयोग को मंजूरी सरकार की तरफ से दी गई है और इससे बम्पर सैलरी बढ़ेगी। तो आखिर किसको फायदा होगा, आज इसी पर हम बात करेंगे। इसका दबाव सरकार पर कितना आएगा, सरकारी खजाने पर आर्थिक दबाव से सरकार कैसे निपटेगी, ये तमाम सवाल हैं जिनको लेकर बात करने के लिए खास मेहमानों का पैनल हमारे साथ जुड़ चुका है। और सबसे पहले परिचय करवा दूं, सुरेश गर्ग हमारे साथ हैं, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता। राजेंद्र आर्य हमारे साथ हैं, कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता, जो कुछ ही देर में आपकी टीवी स्क्रीन पर प्रकट हो गए हैं। और आकाश जिंदल हमारे साथ हैं, अर्थशास्त्री। वहीं गजेंद्र सिंह राठौड़ भी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। आप सभी का बहुत स्वागत है। कर्मचारी नेता भी आशुतोष रावत साहब हमारे साथ हैं, वरिष्ठ पत्रकार के तौर पर आप सबका स्वागत। सबसे पहले रावत साहब एक टिप्पणी आपकी कि आखिरकार जो ये फैसला किया गया है 8वें वेतन आयोग के गठन को मंजूरी को लेकर के, उसे आप किस तरीके से देख रहे हैं? देखिए, निश्चित तौर पर भारत में लगभग हर 10 साल के बाद में वेतन आयोग का गठन किया जाता रहा है और उनकी सिफारिशों को लागू किया जाता रहा है। ऐसे में मोदी सरकार ने निश्चित तौर पर जो लगभग 1.25 करोड़ के करीब जो केंद्रीय सरकारी कर्मचारी और पेंशनर हैं, उनके लिए एक नए साल का तोहफा दिया है। निश्चित तौर पर कर्मचारी और पेंशनरों को इससे एक बड़ा फायदा होगा। और जो फिटमेंट फैक्टर की बात की जा रही है कि लगभग 2.86 तक वो हो सकता है, यानी लगभग 3 गुनी तक सैलरी बढ़ सकती है नए वेतन आयोग की सिफारिशों पर। तो निश्चित तौर पर एक बड़ा केंद्रीय कर्मचारियों के लिए एक बड़ी घोषणा है। और साथ में राज्य के कर्मचारियों को, इसलिए सरकारी जो कर्मचारी हैं तमाम राज्यों के, चाहे वो राजस्थान के हो, तमाम राज्यों के हो, उनके लिए भी यह इसलिए खुशखबरी है कि आखिरकार अगर केंद्र के अपने कर्मचारियों के लिए वेतन आयोग की सिफारिशें लागू करता है तो राज्य सरकारों के ऊपर भी दबाव रहता है कि वह उन तमाम सिफारिशों को लागू करे। तो सरकारी कर्मचारियों के लिए अगले वर्ष यह बड़ा एक महत्वपूर्ण होने वाला है और एक बड़ी जंप, लगभग 2-3 गुनी तक सैलरियों में वृद्धि हमको देखने के लिए मिल सकती है। बिल्कुल। आकाश जिंदल साहब भी हमारे साथ हैं, बड़े अर्थशास्त्री हैं। जिंदल साहब, इसके मायने कैसे समझें हम, जो ये ऐलान मंजूरी 8वें वेतन आयोग के गठन को की गई है, पहली चीज। और दूसरी बात यह है कि कितना फायदा कर्मचारियों को होगा, सरकार के सामने क्या चुनौती होगी? देखिए, मेरे हिसाब से बहुत ही बढ़िया, बहुत ही टाइमली डिसीजन है। देखिए, सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज देश की बैकबोन यानी रीढ़ की हड्डी है। आज हम बात करते हैं कि हिंदुस्तान 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी बन चुका है।
मोदी सरकार को मैं डेफिनेटली इसका क्रेडिट देता हूं, इन्होंने बहुत एफर्ट किया है। बट काम कौन करता है? सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज। इन्होंने दे हैव पुट देयर हेड एंड हार्ट, तब जाके हम आज 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी बने हैं। तो इनका देश की तरक्की में, पॉलिसी प्लानिंग में, पॉलिसी इंप्लीमेंटेशन में बहुत बड़ा रोल रहा है। तो जाहिर सी बात है, इनको रिवॉर्ड करना, इनको सुटेबल पे देना बहुत बहुत जरूरी है। दूसरा आ जाता है फ्रेश टैलेंट। आज हम देख रहे हैं फ्रेश एमबीएस, फ्रेश इंजीनियर्स प्राइवेट सेक्टर की तरफ अट्रैक्टेड है, क्योंकि वहां सैलरीज ज्यादा हैं। तो सेंट्रल गवर्नमेंट में भी टैलेंट चाहिए। टैलेंट तभी आएगा जब उसको अच्छी सैलरी दी जाएगी, अच्छा कंपनसेशन दिया जाएगा। तो आई थिंक एक तो सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज जो ऑलरेडी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहे हैं हमारी इकोनॉमी में, हमारी ग्रोथ में, हमारे देश की डेवलपमेंट में, उनको प्रॉपरली कंपनसेट करने का सरकार का तरीका है। दूसरा, जो रिटायर्ड गवर्नमेंट एम्प्लॉयज हैं, जिन्होंने आज तक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया है और रिटायरमेंट के समय उनकी जरूरतें भी कुछ ज्यादा हो जाती हैं, उनको रिवॉर्ड किया जाएगा। उसके अलावा फ्रेश टैलेंट अट्रैक्ट होगा। सबसे इंपॉर्टेंट, इकोनॉमी के हिसाब से क्या है, जब इन लोगों के हाथ में पैसा आएगा तो दे विल गो एंड स्पेंड इन द मार्केट। अब एक आदमी जाके बाजार में खर्चा करता है तो 50 लोग और उस पैसे से कमाते हैं। जैसे एक आदमी, एक सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉय जाके बाजार में गाड़ी लेगा तो अराउंड 20,000 पीपल गेट एम्प्लॉयमेंट बिकॉज ऑफ मैन्युफैक्चरिंग ऑफ अ कार। कोई गाड़ी को मैन्युफैक्चर करेगा, कोई सर्विस करेगा, कोई सेल करेगा, कोई फाइनेंस करेगा, कोई इंश्योर करेगा। तो आई थिंक पूरी इकोनॉमी की ग्रोथ होगी और इन लोगों को वो मिलेगा जो ये डिजर्व करते थे। तो और आज की तारीख में हमारी इकोनॉमी ग्रो कर रही है, बढ़ रही है। जो आपका आखिरी कंपोनेंट था कि पैसे को लेके, मेरे हिसाब से आज की तारीख में पैसे को लेके दिक्कत ज्यादा नहीं आएगी, क्योंकि सरकार की टैक्स कलेक्शन बहुत बढ़ गई है। अभी दर्शकों को बता दूं, इनकम टैक्स कलेक्शन जो अभी करंट डेटा है 15.88% की ग्रोथ है, जहां मैं सेंट्रल गवर्नमेंट को इसमें बधाई दूंगा, बहुत अच्छी ग्रोथ है। साथ ही साथ इससे देख रहा है कि देश की प्रॉस्पेरिटी भी बढ़ी है, लोगों की कमाई बढ़ी है, लोगों का टैक्स कंप्लायंस बढ़ा है। तो जब टैक्स कलेक्शन बढ़ रहा है, सरकार की आमदनी बढ़ रही है, तो जाहिर सी बात है आगे लोगों को कंपनसेट भी किया जा सकता है। जीएसटी कलेक्शन में हम नए रिकॉर्ड बना रहे हैं इस सरकार के अंडर। अप्रैल 2024 का आपको डेटा दे दूं, लास्ट 10 सेकेंड, उसमें 2 लाख करोड़ से ऊपर की क्रॉस जीएसटी कलेक्शन आई है। तो टैक्स में पैसा आ रहा है, देश के अंदर खुशहाली आ रही है, प्रॉस्पेरिटी आ रही है। वी आर ऑलरेडी द 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी, वी आर द फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी अमंग्स बिगर नेशन। हमसे जो बड़ी इकोनॉमीज हैं, अमेरिका, चाइना, जापान, जर्मनी, उन चारों से कहीं ज्यादा हम तेजी से आगे ग्रो कर रहे हैं। तो इसलिए सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज जो हैं, उनके साथ इस चीज को, इस खुशी को, इस तरक्की को बांटना, मेरे हिसाब से इट्स अ पॉजिटिव स्टेप, इट्स अ राइट स्टेप इन राइट डायरेक्शन। ठीक, चलिए इस पे आगे भी हम बात करेंगे, क्योंकि आपने प्राइवेट सेक्टर की बात की। मैं चाहूँगा कि प्राइवेट सेक्टर और गवर्नमेंट सेक्टर के बीच में कहीं कहीं जो सैलरी स्ट्रक्चर है, या फिर प्राइवेट में भी कोई सुचारू स्ट्रक्चर नहीं है। किसी कंपनी में बहुत ज़्यादा हाई है, किसी कंपनी में उन्हीं पोस्ट पर काम करने वाले कर्मचारियों का सैलरी स्ट्रक्चर बहुत ज़्यादा कम है। इसे लेकर के हमेशा से सवाल उठते रहे हैं, उस पर हम बात करेंगे। लेकिन चूंकि राजेंद्र आर्य साहब हमारे साथ हैं, राजेंद्र आर्य साहब कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता होने के नाते इसे आप कैसे देख रहे हैं? क्या इसके ये कर्मचारियों के हितों के मायने के अलावा कोई राजनीतिक मायने भी दिखाई दे रहे हैं आपको? देखिए हेमंत जी, जहां तक केंद्रीय कर्मचारियों के लिए जो वेतन वृद्धि के लिए वेतन आयोग की बात है, तो ये निश्चित रूप से हर 10 साल के अंदर वेतन आयोग का गठन किया जाता है और निश्चित रूप से ये कोई नया या अप्रत्याशित कदम नहीं है। ये हर सरकार का काम होता है, हर सरकार करती है। अब तक 7 वेतन आयोग लग चुके हैं, 8वां ये लगाया है। अब सवाल यह उठता है कि क्या सिर्फ केंद्रीय कर्मचारी ही हमारी अर्थव्यवस्था में या हमारी आबादी का कंपोनेंट है? उसके अलावा भी तमाम लोग हैं, चाहे डेली वेजेस वर्कर्स हैं, चाहे मनरेगा के लोग हैं, चाहे हमारे खुद का काम करने वाले लोग हैं, चाहे मतलब अनऑर्गेनाइज सेक्टर में काम करने वाले लोग हैं। तो वो तमाम लोग हैं, उनकी संख्या करोड़ों में है। फिर मैं आपको ये बात बताना चाहता हूं कि इस केंद्र सरकार की जो टोटल जो इनकी मैन पावर है, उसमें से करीबन 10 लाख पद करीबन खाली पड़े हुए हैं। तो सरकार रिक्रूटमेंट कब करेगी? आप एक तरफ तो कह रहे साहब वेतन आयोग लगा रहे हैं, लेकिन सरकार रिक्रूटमेंट कब करेगी? बहुत हाईली एजुकेटेड लोग बेरोजगार बैठे हैं या किसी ऐसी जगह पे अपना शोषण करवा रहे हैं जहां पे उनको उनकी मतलब योग्यता के अनुरूप उनको वेतन नहीं मिलता है। तो पिछले 11 साल के अंदर हमने ये देखा कि सरकार ने
कोई भी नई रिक्रूटमेंट नहीं दी है। चाहे रेलवे सबसे बड़ा रोजगार देने वाला सेक्टर है, वहां 3 लाख पद खाली पड़े हैं। भारतीय सेना के अंदर करीबन 2 लाख पद खाली पड़े हैं और अर्धसैनिक बलों के अंदर भी करीबन 1 लाख पद खाली पड़े हैं। तो ये तमाम अगर हम जोड़ेंगे और पीएसयूज की अगर हम गणना करेंगे तो 30 लाख से भी ज्यादा पद खाली पड़े हैं। तो इस सरकार ने कोई रिक्रूटमेंट नहीं की है। आज ये सिर्फ कर्मचारियों को झुंझुना दे रही है, जबकि हकीकत यह है कि जब तक आप रिक्रूटमेंट नहीं करोगे, जब तक आप सेक्टर को स्ट्रेंथन नहीं करोगे, तब तक कर्मचारियों का भला नहीं होने वाला है। इकोनॉमी किस वजह से बढ़ रही है? आप डायरेक्ट टैक्स कलेक्शन के अंदर बढ़ रहे हैं, जीएसटी के अंदर बढ़ रहे हैं, इनकम टैक्स के अंदर बढ़ रहे हैं, लेकिन आदमी की आय घटी है। जो आम आदमी की जो आय है ना, वो घटी है। सरकार एक तरफ तो मनरेगा का बजट घटाती है और एक तरफ पे कमीशन की बात करती है, तो ये विरोधाभासी फैसले हैं। हम तो ये चाहते हैं कि ओवरऑल सेक्टर को बढ़ावा दिया जाए और ये जीएसटी की जो मतलब विसंगतिपूर्ण नीतियां हैं, उन नीतियों को सरलीकरण करके आम आदमी को राहत पहुंचाई जाए। क्योंकि कितनी भी तनख्वाह उनको दे दीजिए, अगर वो उसका 64% जो टैक्सेशन है वो गरीब लोगों से सरकार वसूलती है, तो आज कर्मचारी को पैसा दे सकते हैं, उसकी आय बढ़ सकती है, लेकिन गरीब आदमी की आय बढ़ाने के लिए सरकार के पास क्या योजना है, ये सरकार को बताना चाहिए। सरकार अपनी पीठ थपथपाती है, साहब 80 करोड़ लोगों का मुफ्त राशन देते हैं, ये इस सरकार की उपलब्धि है। तो ये इस देश का दुर्भाग्य है कि ये जब एक तरफ कहते हैं कि हम फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी है, तब इस देश के माथे पे कलंक लगता है कि 80 करोड़ लोगों को ये मुफ्त राशन देते हैं, जो कि बिलो पॉवर्टी लाइन है। जी, मतलब आप ही के पार्टी के नेताओं की तरफ से स्वागत किया गया, ये कहा गया कि आर्य साहब मैं तो स्वागत कर रहा हूं ना, मैं तो स्वागत कर रहा हूं। मैंने क्या कहा? मैंने स्वागत किया, मैंने कहा कि स्वागत होना चाहिए, लेकिन सिर्फ केंद्रीय कर्मचारी सरकार का या इस देश की आबादी का कोई बड़ा हिस्सा नहीं है। ये मेरे ख्याल से आधे % से भी थोड़े से ज्यादा होंगे। ठीक है गर्ग साहब, मैं आपके पास आ रहा हूं, लेकिन पहले जिंदल साहब कुछ कहना चाह रहे हैं। जिंदल साहब कुछ आप हाथ उठा रहे थे, कुछ कहना चाह रहे हैं, उन पर जोड़ना चाह रहे हैं। जी, कांग्रेस की मैं बहुत रिस्पेक्ट करता हूं और कांग्रेस के मित्र ने कुछ चीजें इकोनॉमी के बारे में पूछी, क्योंकि मैं इकोनॉमिस्ट हूं, मेरी ड्यूटी है उन पे क्लैरिफिकेशन देना। सबसे पहली बात, जब ये कहते हैं कि डायरेक्ट टैक्स कलेक्शन एंड जीएसटी कलेक्शन डजंट हैव एनी कनेक्शन विद द कंट्रीज इकोनॉमिक ग्रोथ, आई डू नॉट एग्री एट ऑल। यही तो कंट्री की इकोनॉमिक ग्रोथ के इंडिकेटर्स होते हैं, डायरेक्ट टैक्स कलेक्शन, जीएसटी कलेक्शन, जीडीपी ग्रोथ। जीडीपी ग्रोथ मेरे मित्र आर्य साहब को बता दूं 8.2% 2023-24 में हमने अचीव की है। जितनी भी कंट्रीज हमसे बड़ी हैं, मैं सबका डेटा आपके सामने रखता हूं। अगर आर्य साहब के पास कोई अलग डेटा है तो बताइए। प्लीज अलाउ मी टू, आई नेवर स्पोक ओवर यू, आई नेवर आप बोलिए ना, आप सिर्फ टैक्स टेररिज्म पे बोल दीजिए। नहीं, आप कर आतंकवाद पे बोल दीजिए, कृपा करके कर आतंकवाद पे बोल दीजिए। नहीं, आप टैक्स टेररिज्म पे बोल दीजिए, टैक्स टेररिज्म पे बोल दीजिए। दिस इज नॉट द, मैं सिर्फ एक वर्ड दे रहा हूं आपको। आई नेवर स्पोक ओवर यू, सो आई रिक्वेस्ट यू, स्पीकिंग ओवर मी। आर्य साहब वो जवाब दे रहे हैं। आर्य साहब, आपकी पार्टी का मैं बहुत सम्मान करता हूं, सिर्फ डेटा रख रहा हूं आपके सामने। 2023-24 का डेटा है जो ग्लोबली एक्सेप्टेड डेटा है। टेररिज्म पे ही बोलने के लिए कह रहा हूं ना, आप मुझे बोलने नहीं देंगे, यही भाजपा टैक्स टेररिज्म पे बात कर रही है। अच्छा, आपकी बात सुन लेना उन्होंने, वो टैक्स टेररिज्म पर भी बोल रहे हैं ना, सुनिए तो सही एक बार। मैं क्या जब बोलने देंगे तब बोलेंगे ना, बोलेंगे वो पॉपकॉर्न पर भी बोलेंगे, दही पर भी बोलेंगे, सब पर बोलेंगे। बोलिए जिंदल साहब, पर आप सुनेंगे तब बोलेंगे ना। जी बोलिए। ऐसे हेमंत जी, आपकी डिबेट ही खराब होगी और कुछ नहीं होगा। देखिए, बात सिर्फ इतनी है आर्य साहब, मैंने जीडीपी ग्रोथ का आपके सामने डेटा रखा 8.2%। क्या कोई भी कंट्री है आपके सामने, चाहे अमेरिका हो, चाइना हो, जर्मनी हो, जापान हो, चारों इकॉनमीज हमसे बड़ी हैं जिसकी जीडीपी ग्रोथ इतनी रही है? अगर है तो रखिए। अब आप बात कर रहे हैं टैक्स टेररिज्म की। टैक्स टेररिज्म कहां पे दिख रही है? ये जो इनकम टैक्स की कलेक्शन है अभी, ये तो वॉलंटरी कंप्लायंस है, इसमें कहां पे टेररिज्म दिख रही है? वॉलंटरी कंप्लायंस है, जो एडवांस टैक्स लोगों ने अलग अलग स्टेजेस पे जमा किया है या सेल्फ असेसमेंट टैक्स जमा किया है। तो सेल्फ असेसमेंट टैक्स कोई जमा करता है या एडवांस टैक्स कोई जमा करता है या कॉर्पोरेट टैक्स जमा करता है, तो कहां पे टैक्स टेररिज्म है? अगर टैक्स टेररिज्म होगी तो सबसे पहले आकाश जिंदल आपके साथ खड़ा होगा, जो है आवाज उठाने के लिए। मैं इकोनॉमिस्ट हूं, किसी पार्टी का मैं कोई रिप्रेजेंटेटिव नहीं हूं। कहां पे टैक्स टेररिज्म है? जीएसटी कलेक्शन है। जी ठीक है गर्ग साहब, डेटा आपके सामने। जी ठीक है गर्ग साहब, कांग्रेस पार्टी कह रही है कि एक तरफ ये अच्छी बात है कि आप 8वें वेतन आयोग के गठन को आपने मंजूरी दी है, लेकिन दूसरी तरफ युवा जो है वो आपको देख रहे हैं, बेरोजगार आपको देख रहे हैं। अगर वहां पर भर्तियां ही नहीं होगी तो इसके मायने हम विस्तृत तौर पर कैसे माने?
10 लाख पद खाली पड़े हैं। रेलवे में भी कई पोस्टें खाली पड़ी हुई सालों से और कई जगह पद खत्म भी किए गए हैं। तो 2-3 बातें उन्होंने कही है। एक तो उन्होंने ये कहा कि आम आदमी की आय घट गई है, महंगाई बढ़ गई है, बेरोजगारी बढ़ गई है। दूसरी बात उन्होंने कही है कि जो सेंट्रल की नियुक्तियां हैं वो खत्म हो रही है, नियुक्तियां 10 लाख तक खाली पड़ी हैं। बोलिए। देखिए हेमंत भाई, आज केंद्र सरकार का जो निर्णय है 8वें वेतन आयोग का गठन की जो मंजूरी देने का, ये स्वागत योग्य निर्णय है। आज जनवरी 2026 से 8वें वेतन आयोग को लागू करने के लिए आज गठन का मंजूरी दी है। अब मुझे ये बताइए कि ये कह रहे कि 10 लाख पद खाली है। 2004 से 2014 के बीच में यूपीए की सरकार थी, लगभग 7 लाख लोगों को सरकारी नौकरी दी थी, 7 लाख को। और हमारी सरकार 2014 से 2024 तक 10 साल के अंदर हमने 9 लाख से ज्यादा सरकारी नियुक्तियां दी है केंद्र सरकार के अंदर। तो बता दीजिए किसने ज्यादा दी थी। आज केंद्र सरकार रेगुलर नियुक्ति दे रही है। राजस्थान के अंदर देख लीजिए, राजस्थान के अंदर पिछले 1 साल के अंदर 60,000 नियुक्ति दे दी है, 81,000 से ज्यादा की विज्ञप्तियां निकाल दी है। तो निरंतर अगर रोजगार दे रही है तो वो एनडीए की सरकार है, भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। ये झूठ और लालच की भ्रष्टाचार की सरकार नहीं है जो हमेशा भ्रष्टाचार के ऊपर हमेशा भ्रष्टाचार किए जाते थे। अब मैं कह रहा हूं कि रेगुलर नियुक्तियां दी जा रही है। जहां तक बेरोजगारी की बात करते हैं ना, बेरोजगारी दर की बात करते हैं, हमेशा यूपीए टाइम पे 2004 से 2014 के बीच में 10% से ज्यादा हुआ करती थी बेरोजगारी दर। आज कितनी है बेरोजगारी दर? 3.5% के लगभग बेरोजगारी दर है। अब ये कहते हैं कि साहब 80 करोड़ लोगों को साहब मुफ्त में राशन, 25 करोड़ से ज्यादा गरीबी रेखा से बाहर आए। आज 2014 से पहले 2014 से पहले 4.5 करोड़ रिटर्न भरी जाती थी। हेमंत भाई 2014 से पहले 4.5 करोड़ इनकम टैक्स की रिटर्न भरी जाती थी। आज 8.5 करोड़ से ज्यादा की इनकम टैक्स रिटर्न भरी जाती है। जब उनके पास आय बढ़ी है जब तो रिटर्न भरी जा रही है ना। जीएसटी कलेक्शन क्यों हो रहा है? यानी कि लोगों के रोजगार के अवसर बढ़ रहे हैं, इंडस्ट्री में ग्रोथ आ रहा है, तब जाके जीएसटी कलेक्शन बढ़ रहा है। 2 लाख करोड़ से ज्यादा का प्रति माह का अगर जीएसटी कलेक्शन आ रहा है तो कहीं न कहीं पे अवसर तो हो रहा है ना। जब आईटीआर में आप बढ़ोतरी हो रही है, जीएसटी कलेक्शन बढ़ रहा है, तो इंडिया के अंदर ग्रोथ हो रही है। लेकिन ये कांग्रेस को कभी पचावट नहीं हो सकती क्योंकि इन्होंने भ्रष्टाचार किया है। हेमंत भाई हमेशा भ्रष्टाचार पे इन्होंने विश्वास किया है, तो इनको भी इन चीजों पे विश्वास नहीं है। ये केवल देश तोड़ने की बातें करते हैं। आज सुशासन मिल रहा है हिंदुस्तान के अंदर, नरेंद्र मोदी जी जो सुशासन दे सकते हैं वो कोई भी नहीं दे सकता। और राजस्थान के अंदर भजन लाल जी ने 1 साल के अंदर जो करके दिखाया है वो 5 साल तक गहलोत जी की सरकार थी वो नहीं कर पाई जो हमने 1 साल के अंदर किया है। तो मैं कह रहा हूं कि आज 8वें वेतन आयोग के गठन की जो मंजूरी देना एक स्वागत योग्य कदम है। इससे केंद्रीय कर्मचारी और पेंशनर को सबसे ज्यादा फायदा होगा। लेकिन साहब कुछ लोग ये भी कह रहे हैं कि देखिए दिल्ली का चुनाव आ रहा है तो इससे पहले आपने ये घोषणा कर दी, आयोग को मंजूरी दे दी। ये तो बाद में भी कर सकते थे, थोड़े दिनों बाद में। कहीं ऐसा तो नहीं है कि सेंट्रल गवर्नमेंट के सबसे ज्यादा कर्मचारी जो है वो दिल्ली में हो और आपने उनको लुभाने के लिए कर दिया, फेंक दिया पासा? ऐसा तो नहीं है। देखिए हेमंत भाई ये केवल राजनीतिक बातें बोलने की बातें हैं। लेकिन ये अब जब खुद कांग्रेस खुद बोल रही है कि देर आए दुरुस्त आए, यानी कि पहले ही कर देनी चाहिए, तो हम तो कर रहे हैं ना। आज 8वें वेतन आयोग का गठन की मंजूरी देना, अब इसको आप चुनाव से क्यों जोड़ने जा रहे हो? अरे भाई जनता तो आज भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, आपने देखा होगा। अभी हरियाणा की सरकार आई है, महाराष्ट्र की सरकार आई है, राजस्थान के अंदर भी उपचुनाव हुए, उसमें हमने 7 में से 5 सीटें दी। तो जनता का समर्थन है, जनता का आशीर्वाद है आज भारतीय जनता पार्टी और नरेंद्र मोदी जी के पास भारतीय जनता का आरिफ साहब जवाब दे रहे हैं। आरिफ साहब इसका जवाब दे रहे हैं गर्ग साहब, और आरिफ साहब वो कह रहे हैं बीजेपी का ये बार बार ये दावा है कि आपके समय में आप ग्रोथ जो है वो मिला लीजिए और यूपीए वर्सेज अगर एनडीए की अगर ग्रोथ देखें तो वाकई आम आदमी की आय बढ़ी है। वो करें टैक्स कलेक्शन तभी बढ़ता है जब आदमी के पास कुछ पैसे होता है, तभी तो टैक्स जमा कराएगा सर। देखिए हेमंत जी, जहां तक मैं जब बात करता हूं सामरिक क्षेत्र की बात करता हूं, मैं रणनीतिक क्षेत्र की बात करता हूं जिसमें कि सेना आती है। सेना के अंदर अगर हमारे 2 लाख पद खाली हो तो ये हमारे लिए बहुत ही चिंता की बात है। जब मैं बात करता हूं परिचालन को लेकर, रेलवे के परिचालन को लेकर बात करता हूं, जिस तरीके से रेलवे एक्सीडेंट्स बढ़ते जा रहे हैं, देख लीजिए खाली पड़े, आप देखो किस तरह से डाइवर्ट की बात कर रहे हैं। मैं कह रहा हूं 2004 से 2014 के बीच में और 2014 से 2023 के बीच में कंपैरिजन
दिए कि रोजगार किसने दिया था, सरकारी नियुक्ति किसने दी थी? 2004 से 2016 के बीच में 7 लाख नौकरी दी, हमने 9 लाख से ज्यादा की नियुक्ति दी है। बता दीजिए, कंपेरिजन कर लीजिए। ये आके यहाँ पे झूठ बोलते हैं कांग्रेस के प्रवक्ता, यहाँ आके के झूठ बोलते हैं, हमेशा झूठ की राजनीति करते हैं। आप इकोनॉमिक ग्रोथ की बात कर लीजिए, देश के डेवलपमेंट की बात कर लीजिए। आज आप रोजगार दीजिए, आज देखिए विश्व के अंदर पहले 10वीं अर्थव्यवस्था थी हिंदुस्तान की, आज 5वीं अर्थव्यवस्था है। बता दीजिए हेमंत भाई, आज मान लो फॉरेन रिजर्व अगर हिंदुस्तान का 635 करोड़ केंद्र सरकार, तो आपकी सरकार ने क्यों नहीं किसान को फिर एक बार बताइए, आप तो इतने लंबे समय तक रहे हैं आर्य साहब, क्यों नहीं किसान को एमएसपी पूरी दे दी और किसान की आय दुगुनी कर दी? सबसे ज्यादा सत्ता में रहने वाली पार्टी अगर ये बात करें, और क्यों नहीं आप जाकर के उन किसानों के सामने खड़े होते हैं फिर विपक्ष के तौर पर? आप क्यों अलग हैं? मेरी बात तो सुनिए हेमंत जी, मेरी बात सुनिए ना। इस देश के अंदर हरित क्रांति हम लेकर आए, इस देश के अंदर करते रहेंगे, क्रांति हमने लेकर आए, इस देश के अंदर खाद्य आप नहीं लाए, इस देश में हरित क्रांति। सुनिए, इस देश का अन्नदाता लेकर के आया। सुनिए सर, ये भ्रम मत पालिए। सुनिए राजेंद्र आर्य साहब, सुनिए, इस देश का अन्नदाता लेकर के आया, उसने मेहनत की है। आपने कौन सी कितनी भैंसें पाल ली और कितनी गाय पाल ली, कितनी फसलें उगा ली? फसलें उगाने और मेहनत करना तो किसान के उत्तरदायित्व में था सर। हेमंत भाई, आप क्रांति, हरित क्रांति, ये तो किसान ने मेहनत की है ना सर। किसी क्षेत्र के अंदर हेमंत भाई फसल बीमा की सुविधा हमने दी। ठीक है, मैं वो आपस में लड़के फैसला कर लीजिए किसने ज्यादा दिया। जिंदल साहब, एक बहुत महत्वपूर्ण सवाल जो बार बार उठता है, ये उठता है कि हम एक तरफ जो है वो ABC ग्रेड के कर्मचारियों की सैलरी को बढ़ाते हैं, उनकी ग्रोथ होती है, तो हम कहते हैं अच्छी बात है, लेकिन क्या हमने सोचा कि हमारे 4th ग्रेड कर्मचारियों की सैलरी भी उसी अंदाज में बढ़ रही है, उसी तरीके से बढ़ रही है जैसे बाकी कर्मचारियों की है? देखिए, बिल्कुल मैं यहां आपके साथ हूं हेमंत जी, बिल्कुल उनकी सैलरी बढ़नी चाहिए, क्योंकि उनका कंट्रीब्यूशन इकोनॉमी में या उनके डिपार्टमेंट में कहीं से भी कम नहीं है। तो उनके कंट्रीब्यूशन को हम किसी तरीके से अंडरमाइन नहीं कर सकते। उनकी सैलरी भी बढ़नी चाहिए और उनकी ग्रोथ भी होनी चाहिए। और एक और बात, कांग्रेस के हमारे मित्र ने एक बात कही है कि ओवरऑल लोगों की इनकम नहीं बढ़ रही है। मैं उस चीज पे उन्हें क्लैरिफाई करना चाहता हूं। आज पिछले साल सरकार ने 11-12 लाख रुपए करोड़ का जो है करीब इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर स्पेंड रखा था। जब इंफ्रास्ट्रक्चर स्पेंड होता है, हाईवेज बनते हैं, रेल ट्रैक बनाते हैं, वो कौन बनता है? मेरी ऑर्गेनाइजेशन आकाशवाणी.in का मानना है क्लियरली वो सबसे पहले उसमें आता है मजदूर भाई। तो जब इतना इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट होगी, सबसे पहले मजदूर भाई को रोजगार मिलेगा, उसकी सैलरी में कह रहे हैं कि ये तो एक सतत प्रक्रिया है, कोई भी सरकार होती है तो ये ये कंटिन्यू चलने वाली प्रक्रिया है। ये अच्छी बात है, उन्होंने स्वागत भी किया इस बात को लेकर के। फिलहाल बहुत शुक्रिया आप सभी का इस चर्चा में शामिल होने के लिए। कुल मिलाकर के लिए ऐसे लेकर के आरोप प्रत्यारोप